अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने अगले वक्ता को, जिनका नाम है सुजाउद्दीन फहाद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमए पढ़ रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नागपुर रीजन के रीजनल प्रेसिडेंट है और इनका आज का विषय है शिक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र के मुख्य खतरे के बारे में अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत करें। स्टेज पे बैठे मेरे सभी दोस्तों को, मेरे अजीज़ दोस्तों को सलाम, और जो ऑफ द डाइस है, डिग्निटरीज है, उनको भी सलाम। मेरा जो टॉपिक है वो है इंडेंजर्ड डेमोक्रेसी और उसके साथ एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम। चूँकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए मैंने स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम पे रखा है, और मेरा पेपर का जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फिर आपका एजुकेशन सिस्टम के इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं कि जो उसको इंडेंजर कर रही है डेमोक्रेसी को, और फिर फाइनली जो मेरा मेजर फोकस है वो जनरल रोड मैप और एक्शन प्लान पर है। सबसे पहले डेमोक्रेसी का जिस तरीके से उसका लिंग्विस्टिक जो डेफिनेशन है, डीमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स पावर, और लिंकन ने जिस तरीके से जो डेफिनेशन आ चुकी है पावर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये इंट्रोडक्शन के पार्ट को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हुए मैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो डेमोक्रेसी को लेकर के जो करंट चैलेंजेस है जो अब हम फेस करेंगे, तो उनकी ही कोट करते हुए मैं रखता हूँ। ऑन द 26th of January 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall be reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. और उनका फर्दर कोट आगे जाता है। तो बेसिकली जो चैलेंज है अम्बेडकरिस्ट जो थॉट के इसके अंदर उनकी जो बात है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल थॉट नहीं है, बल्कि एक सोशो इकोनॉमिक और एक पूरी तरीके से एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे वो चीज़ है। तो अब वही चीज़ अगर आप एजुकेशन के इसमें देखते हैं तो सोशो और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैन नॉट बी इन्विजन्ड विदाउट एजुकेशनल एम्पावरमेंट। इसी को अब सामने रखते हुए ये जो चीज़ें हैं कि अब एजुकेशन के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए कि एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से इंडेंजर्ड है, तो इसमें अंबेडकर जी की लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बे में 12/7/1927 को स्पीच हुई थी। तो उसका कंटेंट एनालिसिस के बाद कुछ उनके मेजर आर्गूमेंट्स थे, कुछ थॉट थे, उसका रेलेवेंस आज क्या है, वही थॉट्स को, वही आर्गूमेंट्स को मैं आज के रेलेवेंस के साथ में पुटअप करूँगा। सबसे पहली जो चीज़ इसको लेकर के है वो अंबेडकर साहब उस वक्त भी जीडीपी को लेकर के उन्होंने बात की थी, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। तो अभी करंट अगर आप देखें 2017-18 में 2.7% हमारा जीडीपी का उसके ऊपर खर्च हुआ है एजुकेशन के ऊपर। जो ब्रिक्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बाकी जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ, तो वहाँ पे उनका एवरेज जो है 4.6 है। अब ये चीज़ तो हो गई कि लेकिन इसका समझना, इसका इफेक्ट जो है तो इसका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा जाता है आपके आरटीई के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो जो इसके अब रुकावटें हैं, तो सबसे बुनियादी तौर पे आरटीई का इंफ्रास्ट्रक्चर, नेबरहुड स्कूल का जो कॉन्सेप्ट आरटीई एक्ट के अंदर है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद स्कॉलरशिप का इनएडिक्वेट, और वो आगे बाबा जी ने अम्बेडकर जी ने और अच्छे अंदाज से चीज़ें रखी है, तो उसको भी मैं स्कॉलरशिप के हेड में और क्लियर करूँगा। पुअर फैसिलिटीज़, चाहे लेबोरेटरीज़ को लेकर के हो, चाहे दीगर फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्टेशन की, पब्लिक हेल्थ की, एजुकेशन रिलेटेड। और चौथा है प्रोमोटिंग प्राइवेटाइजेशन, जिसके ऊपर मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ें रखी। दूसरी चीज़ बाबा साहेब ने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, उस वक्त की जो डिस्कशन था, जो डिस्कोर्स था, वो प्राइमरी एजुकेशन पे था। आज अब एजुकेशन की अगर हम देखें, एनालिसिस करें, तो टोटल प्राइमरी लेवल पे 98% जीईआर है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि वो उसके मुकाबले में ठीक है बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। सेकेंडरी लेवल पे 86.9% है, और हायर लेवल पर पूरा टोटल है 25.8%। अब यही चीज़ जब आप इसको देखते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के तनाजुर में, तो हायर एजुकेशन का एससी के इसमें है 14.4%, एसटी के 5.2%, ओबीसी का है 35%, मुस्लिम 5% और अदर 2.2%। तो हायर एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि इसके जो अफेक्ट किस वजह से ये हुआ, तो इसका बहुत बड़ा कोरिलेशन जाता है रिजर्वेशन के साथ। तो रिजर्वेशन का इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कि जो
कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो दस्तूर ने जो फराहम किया था राइट, तो वो पूरी तरीके से उनको मुहैया नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर से मुस्लिम और दूसरे ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको अब ज़रूरत है। उस वक्त मोहम्मद दिन, उनके लिटरेचर के, उनके जब स्पीच थी उसके इसके अंदर मुस्लिम्स जो थे सेकंड इस पे थे। सबसे पहले टॉप एडवांस हिंदू क्लास थी, उसके बाद मुस्लिम्स थे। और आज मैं जब उनकी स्पीच पढ़ रहा था, उसके बाद आज का जब स्तर देखता हूँ तो बहुत शौक है। वो डायरेक्टली सबसे आखिरी, अब रिसेंट आपके राजनाथ मिश्रा के ले लीजिए रिपोर्ट, या फिर राजनाथ मिश्रा ये भी क्या कहते हैं रेलेवेंट है, तो उसी केस में मुस्लिम जो है 5% केस पर है। तो ये चीज़, उसके अलावा दूसरा जो इसके वजह से अफेक्ट हो रहा है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्यों नहीं हो पा रहा, तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन जा रहा है क्वालिटी एजुकेशन का। आरटीई एक्ट, फिर से आरटीई एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जिस सतह पे होना चाहिए था। तो 4.5 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार एजुकेशनल रिव्यू CERT का पब्लिकेशन है, उसके इसमें इस चीज़ का खास तौर से मेंशन है कि आरटीई का अगर मुश्किल से 50% भी हो जाता तो ये मेजर इश्यूज़ हमारे कई हद तक के रिजॉल्व हो जाते। उसके बाद तीसरा है प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स। बाबा साहब का, उनकी जो स्पीच थी लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसका तीसरा और मेजर हिस्सा स्कॉलरशिप्स के ऊपर था, और उसका आज का जो रेलेवेंस है वो इनएडिक्वेट स्कॉलरशिप्स है, प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं होना, लो अवेयरनेस। और इसका दूसरा जो रीज़न है कोरिलेशन का वो ये है कि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होता, स्कॉलरशिप आती है चले जाती है, नोटिफिकेशंस वगैरह, ये जो इश्यूज़ है, तो ये सब चीज़ें उसमें मेजर है। और तीसरी जो अहम जो अभी इंसिडेंट सामने आए हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है करंट गवर्नमेंट की, जिसके अंदर दो मेजर, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप और दूसरी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। इसके अंदर पहले आपके MPhil, PhD, गेट, ये बाकी सब भी क्राइटेरिया था कि ये आपको फेलोशिप मिलती थी, ये दोनों भी। लेकिन अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों कम किया गया ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेट को इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया गया है, जिससे हायर एजुकेशन में ऑलरेडी जिस तरीके से हम रेशो देख रहे हैं बहुत कम है, और इस वजह से और वो रेशो कम होते चल जाएगा। फाइनली आखिरी जो पहलू था वो उनकी स्पीच का, किस तरीके से ऐसे एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, फैक्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जिससे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के अगर हम उसको अगर रिलेट करें वही स्पीच का, तो बहुत रेलेवेंस क्रिएट होता है, जिसके अंदर इंसिडेंट्स जो खास तौर से एक्सपोज किए डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस अगेंस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस। मैं जिक्र कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर ऑफ रोहित वेमुला, HCU स्टूडेंट। उसके अलावा दूसरा मेजर इंसिडेंट जो है वो है डिसअपीरियंस, किडनैप बोलिए, डिसअपीरियंस बोलिए, JNU स्टूडेंट नजीब का। और इसी के बाद जो तीसरा जो इंसिडेंट है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी हमारा सिस्टम हो रहा है, तो उसमें तीसरी चीज़ है इंट्रोड्यूसिंग हेट एंड प्रिजुडिस इन सिलेबस। तो इसके भी कई सारे रेफरेंसेस है। फाइनली मैं आगे बढ़ता हूँ सॉल्यूशंस की तरफ। रोड मैप जो है, तो एक रोड मैप का हिस्सा है कि रोड मैप मेजरली क्या होना चाहिए और उसके ऊपर फिर एक्शन प्लान क्या रहेगा। तो रोड मैप के इसके अंदर सबसे पहले तो ये इशू जो है इंडेंजर्ड डेमोक्रेसी, मैं इसको ओवरऑल एज अ होल मैं इसको लेना चाह रहा हूँ। इसको अगर आप ट्रीट करना चाहे ये इशू को, तो ये एक वन वे यूनिडायरेक्शनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगेगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे सैयद मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, जो जमात इस्लामी हिंद के बानी भी थे, एस्टेब्लिशर थे, फाउंडर थे, उन्होंने जो तब्दीली को लेकर के, चेंज को लेकर के जो आइडिया रखा है, जो अप्रोच रखा है, वो है रिफॉर्मेशन को हम प्रमोट करेंगे बनिस्बत रिवॉल्यूशन के। रिफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपको बहुत सोच समझ करके स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ नहीं कि जज्बात में आ गए, नारे लगाए, प्रोटेस्ट लगाए और जज्बाती तकरीर हो जाए और मसला हल हो जाए। इसलिए आपको इसको लेकर के रिफॉर्मेशन को हमको हमारे टूल को यूज़ करना पड़ेगा। अब उसमें अलग अलग लेवल्स के ऊपर है, तकरीबन मैं 9 लेवल्स आइडेंटिफाई किया हूँ। पहला एकेडमिक लेवल, जिसमें है एकेडमिक एक्टिविज़म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक एक्टिविज़म से मेरी मुराद है प्रॉब्लमेटाइज द प्रॉब्लम। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है वो बहुत वेगली हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, हमको उसको बहुत स्ट्रक्चरली, बहुत डेटा रिसर्च बैक्ड हमको उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जब वो प्रॉब्लम को आपको अगर उसको डील आउट करना है तो उसके लिए आपके पास पीछे सोल्यूशन के अच्छा खासा रिसर्च बैक चाहिए, मॉडल्स चाहिए। तो वो चीज़ को एग्जांपल के तौर पे जैसे कि CRT का है, अभी एजुकेशन के इसमें SIO ने CRT का क़याम किया है और उसके ज़रिए से हिस्ट्री समिट, यानी हिस्ट्री के जो सिलेबस के अंदर जो आपको देखेंगे जो इनकलकेशन जो हो रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो कंटेंट एनालिसिस, आपको रिसर्च को वहाँ पे सहारा लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा मोदी सरकार के एजुकेशनल, जिसका मेरा मेजर
मेरा जो रेफरेंसेस है वो यही है कि 4.5 ईयर ऑफ मोदी सरकार एजुकेशनल रिव्यू। तो ये इस किस्म से हमको अगर रिसर्च बैक्ड रहेंगे तो हमको एकेडमिकली हम साउंड रहेंगे तो हम सोल्यूशंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ सेकंड लेवल है एजुकेशनल लेवल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है, क्या इसका रीज़न रहा कि एजुकेशनल सिस्टम के अंदर एजुकेशनल वैल्यूज़ को प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा। तो इसके ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, सिलेबस हो, कि वैल्यू मॉरल वैल्यूज़ की हम जब बात करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को उसको डायरेक्टली प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये इसके लिए एकेडमिकली भी इसको डील करना है और एजुकेशन की सतह पे। तीसरा, कैंपस और इंस्टीट्यूट लेवल पे डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर कैंपसेस में प्रमोट होना चाहिए। आप देखेंगे महाराष्ट्र के इसके अंदर और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्टूडेंट इलेक्शन जो है, पॉलिटिक्स जो है बैन है। तो ये चीज़ भी हमारे सामने है कि अगर पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स अगर नहीं शुरू होती है तो हमारा डेमोक्रेटिक जो हमारा मेजर वैल्यू है वो बहुत हद तक के डिमोलिश हो रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन डेमोक्रेसी को कैंपसेस के अंदर जितने अच्छे से टैकल करेंगी उसका उतना ही असर आपके क्या कहते हैं समाज के ऊपर पड़ेगा। और उसका दूसरी चीज़ जो है वो डोमिनेंट डिस्कोर्स की है, कि कैंपसेस के अंदर जो डोमिनेंट डिस्कोर्स होता है, यानी कि वो जो हमको तैयारी होती है डिस्कशन की एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर से, वो इलेक्शन के थ्रू होता है। अभी चूँकि इलेक्शंस बंद है इसलिए राइट डोमिनेंट डिस्कोर्स बहुत हावी है, जिसको हम हिंदुत्व या फिर ब्राह्मणिकल जो हम बात कर रहे हैं कैंपसेस के अंदर, तो वो चीज़ बहुत डोमिनेंट है। तो हमको हमारा लेफ्टिस्ट डिस्कोर्स को, लेफ्टिस्ट डिस्कोर्स या फिर हमारा डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को हमको कैंपसेस के अंदर डिस्कशन का मौजू बनाने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होना चाहिए, जिसमें RTE एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। पाँचवें सतह पे पॉलिटिकल लेवल है कि पॉलिटिकल के एंटी फासिस्ट एंड प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कि ऐसी पार्टीज़ को, ऐसी इसको स्ट्रेटेजिकली आप पावर में लेकर आए। उसके अलावा छठवां है सोशल लेवल, जिसके अंदर आपको कम्युनिटी से गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है। कलेक्टिव एफर्ट्स, NGO और NGOs के साथ कलेक्टिव एफर्ट्स आप करें। और इसमें सोशल लेवल पे एक बहुत अहम चीज़ है वो बिल्डिंग मेन स्ट्रीम नैरेटिव ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। असल में एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव होता है, आप देखेंगे जो वो चीज़ शुरू हुई थी लव जिहाद से, फिर मॉब लिंचिंग, काउ केस से, तो वो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करता है समाज में। वो आइडिया फ्लोट करने का एक पूरा स्ट्रेटजी है, और ये चीज़ सोशियोलॉजी के इसमें इसको नैरेटिव कहते हैं। तो यही चीज़ अब हमको हमारे डेमोक्रेसी की, इसके अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की, तो इसकी हमको नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सातवां जुडिशियल लेवल पे है लीगल वॉर, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आठवें सतह पर मेरे अभी कुछ साथी रिलीजियस इस पे बात कर रहे थे, उसके इस पे से मेरी थोड़ा सा राय मुख्तलिफ है। रिलीजियस हर नेशन की अपनी, क्योंकि ये नेशन स्टेट नहीं है, हर नेशन की क्या कहते हैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है। तो हमारे नेशन की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रिलीजन है, उसको भले ही गलत हाथों में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर एक नया डिस्कोर्स चलना चाहिए जिसमें आइडिया ऑफ रिलीजन पे हम बात करें कि कैसा रिकन्सिलिएशन हो रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में। फाइनली फिर इंडिविजुअल लेवल पे हमको हमारे यूथ को, यानी कि जो हमारे यूथ हम लोग सब बैठे हैं, हमको किस तरीके से हम एसेट बन सकते हैं। हमारी अभी एजुकेशनल जो सिस्टम है वो मटेरियलाइज्ड हो गई है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक मटेरियल पर्सपेक्टिव में लेके जा रही है, उसका स्कोप मटेरियल रख रही है। तो हम सोसाइटी सेंट्रिक कैसे बनाएं, क्योंकि हमारा सोसाइटी का अभी हमारे जो कैंपसेस का ए सोशल डिस्कोर्स हावी है कि लोग सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है। हमारे लोग से मुराद मेरी स्टूडेंट्स है। तो ये सब चीज़ों को सामने रखती है, रोड मैप है। अब एक्शन प्लान इसमें से ये होगा कि ये सब तो फैक्टर्स है, हमको स्वॉट एनालिसिस के बाद नागपुर के सतह के इसके ऊपर, अगर नागपुर पे बात करें, सब अपने अपनी सतह पे करेंगे, लेकिन नागपुर की सतह पे कौन से रिसोर्सेज को हम टैप कर सकते हैं, कौन से रिसोर्स हमारे लिए एसेट बन सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मॉडल है एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जिसको हमको रिफ़र करने की ज़रूरत है। इसके बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म, अफ्रीका के इसके अंदर 2 ट्राइब्स के इसमें ये मॉडल को अप्लाई किया गया था, इसके बहुत बेहतर इसके नतीजे हैं, रिजल्ट्स हैं। और इसी चीज़ों को सामने रखते हुए, यानी कि पूरा रोड मैप और स्वॉट एनालिसिस के बाद आप प्रोग्राम्स को हर लेवल के ऊपर डिज़ाइन करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं सोल्यूशन और प्रॉब्लम उसको लेकर के रखना चाहता था। अंबेडकर जी का जो प्लान था रिफॉर्म का, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। थैंक यू। अब हमारे अगले वक्ता है नमन बोधी, जो कि BHMS के विद्यार्थी है, ऑरेंज सिटी होम्योपैथी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य। मैं नमन को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। सम्माननीय भंते जी, आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को सप्रेम जय भीम। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ
इस सभागृह में इकट्ठा हुए हैं वो है खतरे में पड़ता लोकतंत्र। इस विषय पर अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और अपनी बात को शुरू करता हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं खतरे में पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो मैं इसमें कुछ सॉल्यूशंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन अपने सॉल्यूशंस पर बात करने से पहले मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस समय जब हम जो भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ता जा रहा है, इस पर क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, इस पर क्या उपाय योजना करना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अंबेडकर का वो मुलाकात जो उन्होंने बीबीसी को दिया था। बीबीसी के जर्नलिस्ट ये जानने के लिए बड़े उत्सुक थे कि भविष्य में भारत की लोकतंत्र की स्थिति क्या बनेगी, और उन्होंने बाबा साहब से पूछ ही लिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भारत में क्या लोकतंत्र काम करेगा? और बाबा साहब का उत्तर था नहीं, वो तो बस नाम के लिए रह जाएगा। ये सुन के बीबीसी के जर्नलिस्ट बड़े परेशान हो गए, क्योंकि बाबा साहब ये कह रहे थे जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रबल समर्थक रहे, और वे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस देश में, लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं हो पाएगा। तो फिर बीबीसी के जर्नलिस्ट ने फिर एक सवाल पूछा, डॉक्टर अंबेडकर आप कहना क्या चाहते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं कि देश में लोकतंत्र कानूनी रूप से रहेगा, चुनाव होते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तो फिर बीबीसी के जर्नलिस्ट कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव तो महत्वपूर्ण होंगे ना? तो बाबा साहब कहते हैं कि चुनाव तो महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन तब होंगे जब उसमें से कोई अच्छा नेता चुन के आ सके। और आज तो हमारे लोगों को पता ही नहीं कि हम चुनाव के माध्यम से सरकार बदल भी सकते हैं। और फिर उस वक्त की परिस्थिति को देखकर बाबा साहब कहते हैं कि लोग इंसान को देखकर वोट नहीं करते हैं, लोग चुनाव चिन्ह को वोट देते हैं। उनको इस बात से कोई खास मतलब नहीं कि उनका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है। लोग क्लास को वोट देते हैं, कास्ट को वोट देते हैं, रिलीजन को वोट देते हैं। और जब तक इस देश में कास्ट सिस्टम है, तब तक लोकतंत्र पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, और इस स्थिति को बदलने के लिए वक्त लगेगा। बाबा साहब की इस बात को हम उनके उस चिंतन से भी जोड़कर देख सकते हैं जब बाबा साहब सन 1949 में नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना अंतिम भाषण दे रहे थे। उनकी चिंता थी कि हम आज से एक दोहरी परिस्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ हम राजनीतिक रूप से समान होंगे, जब तक, क्योंकि कानूनी रूप से समान होंगे हम राजनीतिक जीवन में, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में हम आपस में बटे हुए हैं। तब जब तक हमारे राजनीतिक जीवन शैली में हम समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा इन्हें लेकर नहीं आते हैं, तब तक एक बेहतर लोकतंत्र को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। और इसे ही बाबा साहब कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र। मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है कि लोकतंत्र ये किताब में लिखने की चीज़ नहीं है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ये माइंड का एटीट्यूड है, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये लाइफ की फिलॉसफी है। हर एक नागरिक की स्वतंत्रता और समानता तो इसके बेस में है ही, लेकिन इसके कोर में है मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं कि अमर्याद स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर सकती है, या फिर बेलगाम समानता स्वतंत्रता को छीन भी सकती है। इसलिए मनुष्य की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हर एक नागरिक में बंधुता का होना जरूरी है। भाईचारा हमारी रोजमर्रा के आचरण का हिस्सा बने, लेकिन कोई इसका मतलब ये ना समझे कि कोई किसी को भाई कहे और वो उसको चारा समझे। लेकिन ये बात मौजूदा समय में, ये बात जो है, ये भाई को चारा समझने वाली बात हमारे सामाजिक जीवन में बहुतायत में देखने को मिल रही है। और यही कारण भी है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ता जा रहा है। कानून भी है, संविधान भी है, लोकतंत्र भी है,
चुनाव वाला, और अगर गौर करें तो इमरजेंसी भी है। लेकिन इस वक्त में हम इस दौर में इनकी परिभाषा बदल गई है, हम ऐसा देख सकते हैं। वैसे ये दोष इस वक्त का नहीं है। हम जितना सफ़र करते हैं और जिस मुकाम पर पहुंचते हैं, उस मुकाम पर पहुंचने वाला वक्त ही इस बात का मूल्यांकन करता है। आज जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, मुझे चर्चिल का वक्तव्य याद आ रहा है। भारत का आज़ादी का वो दौर था और चर्चिल कहते हैं कि भारत को आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन ये लोग शासन चलाना नहीं जानते। तो फिर शासन चलाने का मतलब कैसे समझें? वक्त के साथ अंधेरा इतना घना हो गया है कि पूरा सिस्टम सत्ता के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं द्वारा रौंदा जा रहा है। हम जरा याद करें वर्तमान दौर की नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं की हत्याएं, या फिर उनकी गिरफ्तारी, और इन सब में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की कि सत्ता के विरोध में उठने वाले स्वर लोकतंत्र में सेफ्टी वॉल का काम करते हैं। हम मौजूदा परिस्थितियों को अगर गौर से देखें तो इस सेफ्टी वॉल को ही हटाया जा रहा है। ये बिल्कुल सच है कि अपोजिशन लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन उसे ही इस दौर में कुचला गया तो लोकतंत्र तो खतरे में पड़ेगा ही। हम क्या देख रहे हैं कि देश में एक सिस्टम तो है, संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है, प्रशासन सक्रिय है, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई चल रही है, आप नाराज़ नहीं हो सकते, लेकिन पूरा सिस्टम सत्ता के हक में सक्रिय है, संवैधानिक मूल्यों के हक में नहीं। देश में ईडी, सीबीसी, कैग, यूजीसी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ये सब सक्रिय है, लेकिन इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। और फिर ये आवाज़ उठती है कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मौजूदा दौर की राजनीति में नीतियों के स्तर पर सरकार और विपक्ष में कोई खास अंतर बचा नहीं है। अभी चुनाव का दौर है और हम पूरे देश में ये देख सकते हैं कि नेताओं की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आवाजाही चल रही है, क्योंकि विचारधारा मतलब कि आइडियोलॉजी अब ना तो नेताओं की और ना ही पार्टियों का आधार बचा है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सरकार में है और कौन विपक्ष में। और बड़े मज़े की बात यह है कि अब इस चलन को बुरा भी नहीं माना जाता है। देखिए, हम उदाहरण के तौर पर देखें तो 1990-91 में कांग्रेस ने नई आर्थिक नीतियां लागू की तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने अब बीजेपी का काम हाथ में लिया है। और फिर जब बीजेपी की सत्ता बनी तो कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी हमारा ही काम आगे बढ़ा रही है। इस बीच हमें एक बात घटित हुई जो हमें नोट करना चाहिए कि भारत का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स संविधान के खिलाफ और नई आर्थिक नीतियों के समक्ष खड़ा हो गया। आज हम उसका विकराल रूप देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जैसे नाम के सहारे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हर क्षेत्र की आवश्यकता बन गया है। और इसी के साथ वैश्विक पूंजीवाद हमारी अर्थव्यवस्था को ही निगल रहा है और अब जातीय पूंजीवाद में बदल गया है। यानी जाति व्यवस्था जो एक ऑक्टोपस की तरह हमारी समाज व्यवस्था को जकड़े हुए है, उस पर भी पूंजीवाद का नियंत्रण हो गया है। हम देखते नहीं कि किस तरह आजकल धन बल का इस्तेमाल हो रहा है चुनावों में। इसका दूसरा मतलब ये है कि ये वैश्विक पूंजीवाद हमारे यहाँ जातीय पूंजीवाद के सहारे हमारे लोकतंत्र पर नियंत्रण कर रहा है, उसे अपने अंदर जकड़ रहा है। और हमारे यहाँ की छोटी बड़ी पार्टियाँ, देश के अधिकतर बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट सब इसी के इर्द गिर्द अपनी भूमिका व्यक्त करते नजर आते हैं। हमारे यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी आज जो शक्ल बन चुकी है, ये दरअसल इसी कॉरपोरेट कैपिटलाइजेशन की उपज है। आम जनता को भ्रम में उलझाए रखने के लिए राष्ट्रीय महापुरुषों को भावनाओं के भ्रमजाल में फंसाया जा रहा है और सत्ता को राजनीति के चेहरे में, और जो लोग सत्ता की राजनीति में जो चेहरे परिवार से अलग हैं, उन्हें जाति, धर्म और क्षेत्र की मुहर लगाई जा रही है।
दरअसल प्रतिक्रांति यानी काउंटर रिवॉल्यूशन इसे ही कहते हैं। ये सारी स्थितियां गंभीर है और चुनौती भरी है, लेकिन निराशाजनक नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र आज भले ही खतरे में पड़ गया हो, लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे खूबसूरत फूल है चुनाव, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाबा साहब ऐसे ही नहीं कहते कि लोकतंत्र ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जो खून का एक कतरा भी बहाए बगैर लोगों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाता है, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही लोकतंत्र संवरता है, सस्ता है, तो इसमें जनता सर्वोपरि होती है। हमें जनता को तैयार करना होगा, हमें जनता को समझाना होगा कि चुनाव के द्वारा सरकार बदली भी जाती है और नई सरकार लाई भी जाती है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जो चिंता है कि जाति व्यवस्था जब तक इस देश में है तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो हमें जाति व्यवस्था को कमज़ोर करना होगा। और कमज़ोर ही क्यों, नष्ट करना होगा, क्योंकि जाति व्यवस्था ये कोई सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती है। और इसी के साथ हमारा देश एक बहुलतावादी संस्कृति का देश है जो सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, जिसे मौजूदा समय में बहुत ठेस पहुंचाई गई है। हमें को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना होगा। यहाँ कुछ लोग एकल संस्कृति के लिए आग्रही भूमिका लिए हुए हैं, पर हमें उनके सामने बहुलतावादी संस्कृति का एक सुंदर नमूना पेश करना होगा। हमें एक बहुलतावादी संस्कृति का सभी के साथ मेल मिलाप की संस्कृति का बेहतर नमूना पेश करना होगा, जिसका आधार ही बंधुत्व है, मैत्री है। मानवतावादी विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहीं से मनुष्य की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा सम्मानित होती है, और ऐसे ही निकलेगा इस लोकतंत्र पर पड़ते खतरे का सॉल्यूशन। और इसके लिए आज हमारे पास ये अवसर है कि इस समय में आम चुनाव हो रहे हैं, तो इस न्याय की व्यवस्था का संचालन करने वाली योजनाएं बनाने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के लिए हम संसद में उनको भेजें। सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को हम बढ़ावा, फलने फूलने का अवसर दें और उन मूल तत्ववादी फंडामेंटलिस्ट मानसिकता को उतार दें जो भारत को घृणा और नफरत से भर रहा है। देखिए, मेरा तो सीधा मानना है कि एनडीए और बीजेपी के खिलाफ उस उम्मीदवार के साथ खड़े हो जाएं जो सही में उन्हें टक्कर दे रहा है और चुन के आ सकता है। दूसरे तीसरे नंबर पर फाइट करने वालों से ज़रा बचें, क्योंकि मामला लोकतंत्र का है, हमारे मूलभूत हक अधिकारों की संरक्षा का है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगले वक्ता को बुलाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है निवेदिता पुनवटकर, जो बीएससी की विद्यार्थिनी है। ये अपने विचार खतरे में, ये अपने जो विषय है लोकतंत्र खतरे में क्यों है, इसके खतरे में लाने वाले लोग कौन हैं और इसका बचाव हम कैसे करें, इस विषय पर अपना प्रकाश डालें। माणूसच माणसावर आरोप करताना जाती जातीमध्ये भेद करताना, राजांचे बंगले वाढीस लागताना आणि गरिबांच्या झोपड्या मोडीस काढताना, सरकार फक्त एकाच धर्माला पाठिंबा देताना आणि बाकी धर्मांशी सहजच म्हणून बोलताना, देशद्रोही मनुवादी संविधान निर्मात्याचा द्वेष करताना भर चौकात संविधान जाळून लोकशाही पोषक संविधानाला बदलवण्याची योजना आखताना सगळीकडे बोंब दिसली, जनसमूहामध्ये शासनाबद्दलची चीड दिसली आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना विषय मिळाला धोक्यात आलेली भारतीय लोकशाही। आणि हा विषय काही आता आलेला नाहीच। जेव्हापासून भारतीय लोकशाही अंमलात आली तेव्हापासूनच मनुसमर्थकांनी तिला विरोध केला आहे, तिच्यासाठी धोका निर्माण केला आहेच, परंतु आजही आमच्या शासनाने आमच्या स्वतंत्र जगण्यामध्ये मिरची मसाले घालून आंधळ्या भक्तांना जन्म देऊन लोकशाही धोक्यात आणली। म्हणजे एक राजा आणि आम्ही सर्व गुलाम आहोत अशीच वाटण्याला सुरुवात केली आणि म्हणून या विषयावर आज बोलणे ही गरज होती आणि म्हणून मी आमच्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करते की त्यांनी हा विषय निवडला। खरं तर मला म्हणावंसं वाटते
जेव्हा एखाद्या युवाला विचारलं जाते, देशाची शान राखण्या युवा तू काय केले, देशाची शान राखण्या युवा तू काय केले, शिखरावरती तिरंगा फडकवण्याकरिता युवा तू काय केले, देशाला दिशा देण्यासाठी युवा तू काय केले, युवा हसत म्हणाला, मी फक्त देशप्रेम केले आणि या प्रेमानेच राष्ट्राला बलवान केले आणि या प्रेमानेच राष्ट्राला बलवान केले. पण शोकांतिका वाटते की जेव्हा एखादा युवा वक्ता समोर बोलण्याकरिता असतो तेव्हा युवा नसताना युवांचे आईवडील जास्त असतात. आमचा हॉल हा कधी पूर्ण भरत नाही, भरला तरी तो अर्धा असतो आणि असले तरी ऐकतात की नाही काही माहिती नाही. विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी लोकशाही म्हणजे काय, लोकशाही कशामुळे धोक्यात आली आहे आणि बाबासाहेबांनी ती टिकावी याकरिता काय सांगितले आहे हेच सांगण्याकरिता मी निवेदिता जीवन पुनवटकर आपल्या पुढे उभी आहे. तत्पूर्वी सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम. अरे उद्या आपल्या बाबासाहेबांची जयंती आहे. आपला जोश, आपला उत्साह कसा, कारण की आपली पब्लिक जरी कमी असली तरी तुमच्यामध्ये जर तो उत्साह असेल तर या हजारो लोकसंख्येचेही काही कमी वाटणार नाही. म्हणून एकदा होऊन जाऊ द्या, क्रांतिकारी जय भीम. अरे वा, म्हणजे लोकशाही हे आम्ही काय समजले आधी हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. लोकशाही आम्हाला लहानपणापासूनच नागरिक शास्त्रामध्ये शिकवले आहे की अब्राहम लिंकनने असं सांगितले, जे आम्हाला दोन भाऊंनी पण सांगितले आहे की लोकांनी व लोकांसाठी केलेली लोकशाही, केलेले शासन म्हणजे लोकशाही. अनेक विद्वानांनी आम्हाला व्याख्या सांगितल्या आहेत, परंतु जेव्हा आम्ही बाबासाहेबांचा अभ्यास करतो, बाबासाहेब लोकशाहीबद्दल काय सांगतात की रक्तपाताशिवाय लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारे शासनाच्या पद्धतीस व प्रकारास लोकशाही म्हणतात. रेफरन्स आहे व्हॉल्यूम 18 पार्ट 3 पेज नंबर 325. बाबासाहेब म्हणतात, रक्तपाताशिवाय लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणाऱ्या शासन व्यवस्थेच्या पद्धतीस आणि प्रकारास लोकशाही म्हणते. म्हणजे लोकशाही जिथे लोकांचे हक्क मिळले जाते, त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवते आणि हे क्रांतिकारी बदल हे कुठलाही रक्तपात न होता होत असतो. परंतु मग आमच्या पुढे खैरलांचे हत्याकांड उभे राहते, आमच्या पुढे गौरी लंकेश उभे राहते, जिने फक्त RSSच्या विरोधात बोलल्यामुळे तिला गोळ्या झाडून तिला मारण्यात आले. हीच का आमची लोकशाही? आणि म्हणूनच आम्हाला प्रश्न पडतो की आमची लोकशाही आता दिसत नाही, तर ही हुकुमशाहीमध्ये परिवर्तित होत आहे. इथे आम्हाला फक्त दुसऱ्यांची गुलाम, इथे आम्हाला फक्त दुसऱ्यांचे ऐकावे लागत आहे, कारण की आम्ही जागृत नाही आहोत. आजच आपली 2 दिवसापूर्वी निवडणूक झाली आहे. तुम्ही पाहिले असणार की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 60 ते 70% वर मतदान कोणी केलेच नाही आहे. म्हणजे आमचे नागरिकच जागृत नाही आहे, आम्हालाच आमचा मतदानाचा अधिकार माहिती नाही आहे. आम्हीच आमच्या लोकशाहीमध्ये शासनाला निवडून देत नाही आहोत आणि आम्ही आरोप करतो की लोकशाही धोक्यात आहे. अरे लोकशाही धोक्यात आणणारे कोण? तुम्ही लोकच तर आहात. लोकशाही टिकवायची असेल, बाबासाहेब म्हणतात, लोकशाही तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा आपल्या देशामध्ये सामाजिक विषमता ही कुठेच राहणार नाही, दडपडलेला वर्ग, पिळलेला वर्ग राहणार नाही. पण आज आमच्या देशामध्ये सामाजिक विषमता ही तलवारीच्या टोकाला जाऊन पोचली आहे. सामाजिक विषमता इतकी वाढली आहे की आम्हाला मित्र बनवताना विचार येतो की याची जात कुठली आणि आमची जात कुठली. कारण जर एखादा हिंदू व्यक्ती असणार तो जय भीम कधी म्हणताना दिसत नाही. जय भीम बुद्धिस्ट वाटत, त्यांना माहितीच नाही की जय भीम म्हणजे हा धार्मिक शब्द नव्हेच, ही आमची आस्था आहे बाबासाहेबांबद्दल. परंतु त्यांनाच वाटतं की जय भीम म्हणजे बुद्धिस्ट आणि जय भीम म्हणत नाही. आणि त्यामुळे आम्हाला विचार येतो की खरंच ही सामाजिक विषमता इतकी वाढलेली आहे की आमच्या देशामध्ये लोकशाही संपत चालली आहे, यामध्ये कुठलीही शंका येत नाही. लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल तर आमच्या दादांनी सांगितलं होतं आम्हाला की धर्मनिरपेक्ष हवीच, परंतु संविधानिक नैतिकता हवी, म्हणजे संविधानानुसार सगळं काही चालले पाहिजे. परंतु आमच्या देशामध्ये संविधानाचे उल्लंघन अशा प्रकारे होत आहे. आम्हाला माहिती आहे फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये सुशिक्षित विद्यार्थ्यांनीच काय केले, सत्यनारायणची पूजा केली. सुशिक्षित होते ना तरी सत्यनारायणची पूजा केली. आम्हाला सबरीमाला माहिती आहे, तिथे अक्षरशः स्त्रियांवर अस्पृश्यतेची वागणूक दिली, त्यांना मंदिरात प्रवेश नाकारला. म्हणजे आजही आमच्यामध्ये कलम 17 असो की कलम 28 असो, त्याचे उल्लंघन होतच आहे. आणि आमचा जनसमुदाय काय करत आहे? आमचा युवा हा फक्त 26 जानेवारी किंवा 15 ऑगस्ट किंवा बापाची जयंती आली की DJ मध्ये नाचताना दाखवतो. हाच का आमचा देशप्रेम?
लोकशाही धोक्यात आली, धोक्यात आणणारे आम्हीच. कारण की आम्हाला आमच्या हक्कांची जाणीव नाही आहे. आम्हाला काय दिले आहे, आम्हाला संविधानाने काय दिले आहे, संविधानामुळे काय आम्ही कुठे होतो आणि कुठे आलो आहोत याची जाणीव आम्हाला माहिती नाही आणि त्यामुळे हा धोका निर्माण होत आहे. आणि आम्ही म्हणतो की लोकशाही म्हणजे जे शासन आहे ते आमचे हक्क हिसकत आहे. हक्क तुम्ही हिसकू देत आहात, ते हिसकत नाही आहेत. बाबासाहेब म्हणतात की जर तुम्हाला तुमची लोकशाही सुरक्षित ठेवायची असेल, तुम्हाला जर तुमची लोकशाही सुरक्षित ठेवायची असेल तर जे मार्गामध्ये दगड धोंडे येत आहे, शीर येत आहे, त्यांना आपल्याला हटवावे लागेल. आणि त्यासाठी आमचे युवा काही करणार आहेत का याचा गंभीरपणे विचार करावा. आमच्या लोकशाही धोक्यात आली आणि तिच्यावर अनेक उपाय आहेत, परंतु ते उपाय आम्हाला करावे लागणार आहे. आम्हाला धर्मनिरपेक्ष समाज हवा आहे. आम्हाला संविधानिक, जिथे संविधानाचे प्रत्येक नियम पाळले जातील तो समाज हवा आहे. संविधानाने आम्हाला जे काही दिलं ते आम्ही विसरत आहोत, त्याला पुन्हा आम्हाला वाचन करावे लागेल. तर माझ्यापेक्षा बरेच काही मोठे लोक आहेत, त्यांचा अभ्यास झाला असेल, माझं संविधानावरचं वाचन सुरू आहे, पण तुमचं बहुतेकांचं झालं असेल. त्यामुळे आपल्याला हक्क काय दिले आहे, आम्हाला आरक्षण कशामुळे मिळालं आहे हे लोकांना सांगायची वेळ आली आहे. दुसऱ्यांचा आरोप आपल्याला सहन करता आता कामा नये. आमची लोकशाही ही बाबासाहेबांनी संविधान दिले आणि त्या संविधानच हा लोकशाहीला पोषक आहे आणि त्यामुळे संविधानाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. मित्रांनो, जेही आहे लोकशाही टिकवायची आहे नाही टिकवायची आहे, शेवटी हे आमच्याच हाती आहे. आम्ही लोकशाहीबद्दल काय करतो, लोकशाही ठेवण्यासाठी आम्ही लोकांचे शासन, आम्ही लोक त्यासाठी योग्य आहोत की नाही ती पात्रता आम्हालाच दाखवायची आहे. आणि म्हणून शेवटी मला म्हणावं असं वाटते, म्हणजे विषय खूप मोठा आहे, बोलतो म्हटलं तर खूप काही बोलता येते, परंतु दादा लोकांनी खूप काही सांगितलं, ताईंनी खूप काही सांगितलं आणि त्यामुळे मला फक्त माझ्या पप्पांनी एक वराडी झटका लिहिला आहे. आय थिंक याच्यातून तुम्हाला सर्व जाणीव होऊन जाईल की आम्ही कुठे आहोत आणि हा फक्त तुमच्यासाठीच आहे. 1 मिनिटात सांगते आणि आपल्या वक्तव्याला विराम देते. असा कसा देश बहीण, असे कसे लोक, असा कसा देश बहीण, असे कसे लोक, अरे खड्ड्यात चालला देश तरी नाही ठिकाणावर डोकं, खड्ड्यात चालला देश तरी नाही ठिकाणावर डोकं. एवढा मोठा देश बहीण, इतके मोठे लोक, मोठा देश आहे आपला, इतका मोठा देश बहीण, इतके मोठे लोक, पण 3.5% बामणानं कापले आमचे नाक. कसे कापले? जन्मताच आम्हाला देवदेवळामध्ये पूजापातीमध्ये गुंतवून ठेवले, स्वतःच्या मुलांना इंग्लंड, अमेरिका, USA मधून शिकवलं, त्यांना ऑफिसर्स केले आणि आमचे तरुण काय करत आहेत? माशा मारत आहेत. म्हणून एवढा मोठा देश बहीण, इतके मोठे लोक, पण 3.5% बामणानं कापले आमचे नाक. अरे देव देव करता करता मेले समधे जण, देव देव करता करता मेले समधे जण, लय लोकशाहीने बापा यायले सांगन कोण. आपल्या जातीची लय यायले अक्कल, आपल्या जातीची लय यायले अक्कल, पण देश चालला मसनात बहीण, त्याची नाही कलकल. अरे रोजच होते माऱ्या, रोजच होते दंगे, रोजच्या बातम्या आम्ही पेपरामध्ये वाचतो. रोज होते माऱ्या, रोजच होते दंगे, तरी बरे लेखायचे राहते सदा भुके नंगे. अरे तरणे ताटे पोट्टे बहीण म्हातार तोंड झाले, तरणे ताटे पोट्टे बहीण म्हातार तोंड झाले. बघून घ्या का झाले? बेरोजगारी समस्या, व्यसनापायी. कारण की आम्हाला आधीपासून जातीमुळे खालच्या स्तरावर आम्हाला ढकलून ठेवले आहे. म्हणून तरणे ताटे पोट्टे बहीण म्हातार तोंड झाले, कसं होईन या देशाचं बहीण चिंता पडली मले. पण माझ्या एकटीच्या चिंतेने काही होणार का? नाही. म्हणून आपण सारे मिळून आता समाजाची एकी करू, या एकीकरणापासून समाज सुधारणाही करू, उरलेले कार्य त्या बाबांचे पूर्ण करू, तेव्हा खरे या देशाचे नागरिक ठरू. अरे जुनं टाका जाडून नव नका विसरू, तेव्हा परमपूज्य बाबांचे जय जयकार करू, परमपूज्य बाबांचे जय जयकार करून. धन्यवाद. जय भीम. अब मैं हमारे अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहूँगी, जिनका नाम है ऋषभ राउत. यह BSc की पढ़ाई कर रहे हैं. यह राष्ट्रीय OBC महासंघ महाराष्ट्र राज्य के प्रवक्ता है. धर्म के नाम पर युवाओं को दिशाहीन करके
लोकतंत्र को धोखे में कैसे लाया गया है, इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। जिच्यामुळं मी शिकलो, माझी माय शिकली आणि तुम्ही सर्व आज इथं उपस्थित राहू शकले, त्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, शिक्षणाचे खरे बाप महात्मा ज्योतिराव फुले, भारतरत्न विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि या समाजामध्ये ज्या ज्या विचारवंतांना, समाजसुधारकांना विचार देण्याचं काम केलं, समाज प्रबोधन केलं, अशा त्या सर्व थोर पुरुषांच्या विचारांना आणि त्यांच्या कार्याला प्रथमतः अभिवादन करतो। विचारपीठावरती उपस्थित असणारे माझे सर्व सन्माननीय मित्र, वक्ते आणि विचारपीठासमोरील उपस्थित असणाऱ्या माझ्या सर्व मित्रमैत्रिणींनो, बंधू भगिनींनो, खरं तर इथं उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक वक्त्यांनी लोकशाही कशा पद्धतीनं धोक्यात आली आहे हे आपल्यासमोर मांडलेलं आहे। पण मुळामध्ये भारतीय लोकशाहीला जर कुठली बाब आवरत असेल तर त्यामध्ये महत्त्वाचा घटक मला असा वाटायला लागतो, तो म्हणजे धर्माच्या नावावरती धार्मिक भावनांचा जो लोकांवरती राजकीय शिरकाव केला जात आहे, ज्या धार्मिक भावनांच्या राजकीय शिरकावामुळे आमची भारतीय लोकशाही कुठंतरी हळूहळू गोत्यात येताना, धोक्यात येताना तुम्हा आम्हाला पाहायला मिळते। म्हणजे इथं बाबासाहेब आंबेडकरांची लोकशाहीबद्दलची व्याख्या सांगितली असतील, प्रत्येक विचारवंतांची, अनेक विचारवंतांची लोकशाहीबद्दलची व्याख्या इथे सांगण्यात आली। रक्ताचा एक थेंब न सांडवता केली गेलेली सामाजिक आणि आर्थिक क्रांती म्हणजे लोकशाही, या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाहीच्या व्याख्यावरती ज्या वेळेला आम्ही विचार करायला लागतो तेव्हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न मला पडतो की बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं की सामाजिक क्रांती, रक्ताचा एकही थेंब न सांडवता, मग ही सामाजिक क्रांती वर्तमानात घडली का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे। म्हणजे तो काळ होता ज्या काळामध्ये आमच्या देशात ती अशी व्यवस्था होती की एखाद्या चांभारानं बनवलेली चप्पल आम्हाला चालत होती, परंतु तो चप्पल बनवणारा चांभार मात्र आम्हाला चालत नव्हता। ही व्यवस्था त्या देशामध्ये, या देशात निर्माण झाली होती आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला संविधान दिलं आणि या संविधानाच्या माध्यमातून लोकशाही या देशात निर्माण झाली आणि त्या लोकशाहीमुळे तुम्हा आम्हाला अधिकार मिळाले, हे आम्ही विसरू शकत नाही। एकीकडे बाबासाहेब आंबेडकर आम्हाला सांगतात की आर्थिक समानता निर्माण झाली पाहिजे, आर्थिक क्रांती निर्माण झाली पाहिजे, परंतु ज्या वेळेला मला प्राध्यापक जेमिनी कडू सेज नामक मृत्यू सापळा नावाच्या एका पुस्तकामध्ये लिहून ठेवतात की या देशाचा जो सेज आहे, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आहे, हा पूर्णपणे संविधानाच्या विरोधात आहे। त्यांनी त्या पुस्तकामध्ये असं लिहून ठेवलेलं आहे की भारतामधला जो सेज नामक जो स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आहे, म्हणजे भारतातल्या 36 कुटुंबांकडे 7,965 अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती आहे, या देशामध्ये खरोखरच आर्थिक क्रांती घडली का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे। आणि मग आर्थिक क्रांती जर या देशात घडली नसेल तर होय, आमची लोकशाही खरोखरच धोक्यात आहे, हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे। कारण एकीकडे आम्ही पाहतो की या देशात एक असाही व्यक्ती आहे जो स्वतःच्या बायकोला वाढदिवसानिमित्त विमान गिफ्ट देते, भेट देते, परंतु एकीकडे दुसराही या समाजात व्यक्ती आहे, माझ्या गावचा एक माणूस आहे जो स्वतःच्या मुलाला एका यात्रेमध्ये घेऊन जाते आणि दुकानात गेल्यानंतर त्याचं पोरगं त्या माणसाला म्हणते की बाबा मला हे विमान खेळण्यासाठी हवं आहे, मात्र त्यावेळेला तो माणूस स्वतःच्या मुलाला थापड मारते। इतकी मोठी गरिबी श्रीमंतीची दरी आमच्या देशात आज निर्माण झाली आहे। ही वास्तविकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे। ही दरी आमच्या समाजात का निर्माण झाली, याच्या विरोधात आम्ही बंड का फुकारला नाही, याचं सर्वात मोठं कारण आहे। लोकशाही जर मजबूत करायची असेल तर आमचं 100% मतदान होतं का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे। मग 100% मतदान का होत नाही, तर त्यासाठी आमच्या आशा अपेक्षांचं प्रतिबिंब निर्भय प्रक्रियेमध्ये पाडण्यात आमची व्यवस्था, आमचं सरकार अपयशी ठरलं आहे। मग त्यासाठी योग्य पर्याय आम्ही का दिला नाही, कारण या देशात सर्वात मोठी चूक जी केली आहे ती आम्ही केली आहे। कारण आम्ही धर्माच्या नावावर मतदान मारलं, आम्ही जातीच्या नावावर मतदान केलं आणि आम्ही धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर मतदान केलं म्हणून पक्षानं उमेदवार देत असताना त्या मतदारसंघामध्ये ज्या उमेदवाराची ज्या जात जास्त त्याच जातीचा उमेदवार देण्याचं काम व्यवस्थेनं केलं आणि म्हणून तुमची आमची लोकशाही धोक्यात आलं, ही महत्त्वाची बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे। आणि म्हणून ही लोकशाही, बाबासाहेबांनी जे सांगितलं होतं की धर्माच्या नावावर जर मतदान मारल्या जात असतील, जातीच्या नावावरती जर मतदान मारलं जात असतील तर ही लोकशाही टिकून राहू शकत नाही आणि मुळामध्ये तेच काम आपल्या देशात आज केलं जात आहे। का व्यवस्था निर्माण झाली आहे या देशाची, म्हणजे या देशाचे राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा म्हणतात की भारताच्या न्यायपालिकेने असेच निर्णय घ्यावे किंवा असाच निर्णय द्यावा की जो अंमलात आणला जाईल। यांना म्हणायचं नेमकं काय आहे, म्हणजे लोक म्हणतील तसे न्यायपालिकेने निर्णय जर न्यायपालिका द्यायला लागली तर तुमचं आमचं अस्तित्व खरोखरच राहतील का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे मित्र।
मध्यंतरी एका नेत्याचं वाक्य आलं की येणाऱ्या काळामध्ये निवडणुका होणार नाही. हे साधं वाक्य नाही आहे मित्र हो, तुमची आमची लोकशाही नष्ट करणारं वाक्य आहे, हे लक्षात घ्या. रोहित वेमुलाचं इथे उदाहरण दिलं, हे सत्य आम्ही तपासून पाहिलं पाहिजे. रोहित वेमुला प्रकरण झालं, यामधलं सत्य कोणी तपासून पाहिलं? यातलं सत्य आम्ही तपासायला पाहिजे होतं. रोहित वेमुलांनी आत्महत्या केली, त्याच्या आत्महत्येची कारणं शोधली गेली पाहिजे होती, परंतु आमची संरक्षण मंत्री त्या संसदेमध्ये सांगते की रोहित वेमुला हा दलित नव्हता. म्हणजे आम्ही त्याची जाच शोधायला लागतो. हे किती मोठं दुर्दैव आहे. मग याच्या मागचे कारण आम्ही का शोधले नाही? कारण आम्ही सुद्धा जातीतच अडकलेलो आहोत. आता याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही नवनवे पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजे. मी नेहमी सांगत असतो की सर्वात मोठी शोकांतिका जर आमच्या समाजात कोणती असेल तर आम्ही वाचलं नाही मित्र हो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सांगितलं होतं की तुमच्यापाशी 2 पुस्तकं असतील तर त्यातलं 2 रुपये असतील तर त्यातला 1 रुपयाची भाकरी घ्या आणि दुसऱ्या रुपयाचं पुस्तक घ्या. भाकरी तुम्हाला जगवेल आणि पुस्तक तुम्हाला जगायला शिकवेल. ही बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आम्ही घेतला का? मध्यंतरी रवीश कुमार आपल्या नागपूरमध्ये आले, त्यांनी बोलताना एक वाक्य म्हटलं की आम्ही जर खरंच आंबेडकरवादी आहोत का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे घरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे फोटो लावले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची जय म्हटलं म्हणजे आंबेडकरवादी होत नाही, तर आंबेडकरवादी बनण्यासाठी वाचावं लागतं. तो माणूस खरा आंबेडकरवादी बनतो. हे मी म्हणत नाही, रवीश कुमार यांनी सांगितलं. ते वाचन आम्ही करायला लागलो का? कारण आम्ही वाचलं असतं तर हे आम्हाला कळलं असतं की या देशामध्ये समाजाचं प्रबोधन करणाऱ्या आणि सत्य समाजापुढे मांडणाऱ्या कलबुर्जी, गोविंद पानसरे, नरेंद्र दाभोळकरांची खुलेआम हत्या केली जाते, तरी एकही आमच्या देशातला तरुण पेटून उठत नाही. याच्यापेक्षा मोठं दुर्दैव काय राहू शकते? जर खरंच आम्हाला लोकशाहीची जाणीव असती, आम्हाला लोकशाही जर आम्हाला समजली असती, तर त्या लोकशाहीने आम्हाला बोलण्याचा अधिकार दिला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला. त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जर घाला घातला जात असतील तर त्याच्या विरोधात आमची तरुण पेटून उभे झाले असते आणि मतदानाच्या दिवशी सुट्टीचा दिवस साजरा करण्यापेक्षा लोकशाही नष्ट करणाऱ्या हरामखोराच्या विरोधात मतदान करून लोकशाही प्रबळ करण्याचं काम केलं गेलं असतं. पण दुर्दैवानं आमचा तरुण त्या मतदानाच्या दिवशी, ज्या मतदानानं लोकशाही बळकट होते, त्या दिवशी सुट्टीचा दिवस साजरा करण्यामध्ये व्यस्त झालेला असतो. ही व्यवस्था परिस्थिती का निर्माण झाली याचं कारण तुम्ही आम्ही आहो, ही मी नेहमी सांगत असतो. आणि म्हणून ही व्यवस्था आता आपण बदलवली पाहिजे. या देशामध्ये आम्ही पाहतो की हत्येचे कट रचल्या गेले. हे काही आता झालं का? मला ही बाब इथं महत्वाची सांगायची आहे की या देशामध्ये कलबुर्जी झाले, गोविंद पानसरे झाले, गौरी लंकेश झाली, यांच्या हत्येचे प्रकार झाले, यांच्या हत्या करण्यात आल्या. पण मित्र, हे फक्त आत्ताच झालं नाही, तर संविधान लागू होण्याच्या पूर्वी सुद्धा ह्या बाबी घडल्या. हा इतिहास आम्ही तपासून पाहिला पाहिजे. याच्या आधी सुद्धा तुकाराम महाराजांचा खून झाला. त्याचं एकमेव कारण असं होतं कारण समाज प्रबोधन करण्याचं काम तुकाराम महाराजांनी केलं आणि इथल्या व्यवस्थेच्या विरोधात बोलण्याचं काम तुकाराम महाराजांनी केलं. म्हणून तुकाराम महाराजांचा सुद्धा खून या देशात झाला. हे सत्य आता आम्ही उघडपणे आमच्या समाजापर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. पण नाही, आम्ही भीतो. आम्हाला सत्य बोलायला भीती वाटते. जर आम्ही भीत असू तर मी तुम्हाला एक सांगतो, जोपर्यंत आम्ही ही भीती काढणार नाही आणि सत्य समाजापर्यंत पोहोचवणार नाही, तोपर्यंत तुमची आमची लोकशाही मित्र बळकट राहू शकत नाही. या समाजात हत्येचे प्रयत्न केले गेले आणि हे चक्रधर स्वामीच्या काळापासून सुरू झाले. चक्रधर स्वामीला उकडत्या चुन्यामध्ये बुडवून मारण्यात आलं होतं. या देशात प्रामुख्याने 3 प्रयत्न केले गेले, ते मी तुम्हाला सांगतो. या देशात 3-4 प्रमुख प्रयत्न काय केले गेले की एखादा विचारवंत, समाजसुधारक, एखादा व्यक्ती जर समाजापुढे व्यवस्थेच्या विरोधात बोलून समाज प्रबोधन करण्याचं काम जर करत असतील आणि व्यवस्थेला जाब विचारत असतील, प्रश्न विचारत असतील, तर पहिले त्याला प्रलोभन देण्याचं काम केलं, मॅनेज करण्याचं काम केलं. आणि मग तो व्यक्ती जर समजा प्रलोभनाला बळी पडत नसेल तर मग त्याच्या चरित्र हनन करण्याचा दुसरा प्रयत्न आमच्या समाजात केला गेला. मी हे का सांगतोय? कारण ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे आणि हे तुम्हा आम्हाला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ते लक्षातच घेणं गरजेचं नाही, तर ही बाब समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत देखील पोहोचवणं तेवढीच महत्त्वाची आहे. दुसरा प्रयत्न आमच्या समाजात असा केला गेला की त्याच्या चरित्र हनन करण्याचा प्रयत्न या समाजात केला गेला. आणि मग याची उदाहरणं तुमच्या आमचीपाशी आहे. हे मी स्वतः सांगत नाही, तर हे इतिहासकारांनी लिहून ठेवलेलं आहे. गणपत नावाचा इतिहासकार लिहितो, सावित्रीबाई फुलेला ज्या वेळेला दगडमाती त्यांच्यावर फेकण्यात आली आणि सावित्रीबाई फुले ऐकल्या नाही, त्यावेळेला सावित्रीबाई फुलेच्या समोर एक व्यक्ती आला आणि सावित्रीबाईंना म्हणे की बाई, तुम्ही हे जर काम थांबवत नसाल, शिक्षणाची मोहीम थांबवत नसाल, तर तुमचं चरित्र हनन करू. पण सावित्रीबाई फुले ऐकल्या नाही. ही जी झापड आहे सावित्रीबाईंनी त्याच्या थोबाळात हाणली आणि स्वतःचं काम सुरू ठेवलं.
या देशामध्ये गौतम बुद्धांपाशी सुद्धा आम्रपाली नावाची वेश्या पाठवण्यात आली होती, परंतु गौतम बुद्धांनी त्या वेश्येला स्वतःच्या भिक्खू संघामध्ये सामील केलं, एवढं प्रलोभन केलं, एवढा मोठा दूरदृष्टिकोन गौतम बुद्धांचा होता, ते सुद्धा त्याला बळी पडले नाही. हे प्रयत्न या देशात केले गेले, हे तुम्ही आम्ही विसरू शकत नाही. शिवाजी महाराजांपाशी सुभेदाराची सून पाठवली, हे सगळे प्रयत्न या देशात केले गेले. मग ही व्यवस्था, या व्यवस्थेला जर कोणी झुकत नसेल आणि त्याचं चरित्र हनन देखील केल्या जाऊ शकत नसेल, आमच्या तुकाराम महाराजांपाशी सुद्धा वेश्या पाठवण्यात आली. त्यावेळेला तुकाराम महाराजांना सांगितलं की परस्त्रियामा रोकुमाई समान. आणि मुळामध्ये जेव्हा हे थोर विचारवंत समाज सुधारक आणि या वर्तमानात सुद्धा जे जे काही विचारवंत निर्माण झाले, हे प्रलोभनाला बळी पडले नाही आणि याच्या पलीकडे जाऊन ज्या वेळेला त्यांनी इतर गोष्टीला सुद्धा बळी पडले नाही, तेव्हा या देशात त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यांची हत्या करण्यात आली. परंतु माणूस मेला म्हणून माणसाचा विचार मरत नाही, म्हणून या देशात माणसं जरी मारण्यात आली, परंतु त्यांचा विचार आजपर्यंत या देशात जिवंत आहे. आणि हे ज्या वेळेला या व्यवस्थेला लक्षात आलं की आम्ही माणसं मारली परंतु माणसांचे विचार मारू शकलो नाही, तेव्हा विचारांचं वेगळ्या वाटेने विचार प्रसारित करण्याचं षडयंत्र या देशात रचल्या गेलं. आणि मग खरा इतिहास पलटवून खोटा नाटा इतिहास तुमच्या आमच्या समोर मांडण्यात आला आणि केवळ धर्माच्या जातीच्या नावावरती राजकारण करून धार्मिक भावना या देशातल्या तरुणांमध्ये पेरवून या देशाचं राजकारण करण्यात आलं आणि तुमची आमच्या लोकशाहीला कुठेतरी बाजूला सारण्यात आलं. मी नेहमी म्हणत असतो, अनेक लोक म्हणतात की एखाद्या खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये, आमदारकीच्या निवडणुकीमध्ये जर उभं राहायचं असेल तर त्यासाठी आम्ही अट लावली पाहिजे की ग्रॅज्युएट असला पाहिजे. मी म्हणतो ती अट महत्त्वाची आहे, यात काही प्रश्नचिन्हच नाही, पण त्यासोबत एक महत्त्वाची अट नेहमी लावली पाहिजे. ती महत्त्वाची अट म्हणजे तुला संविधानाचा अभ्यास किती आहे ते सांग. अरे ज्या माणसाला संविधानाचा अभ्यास नाही, तो माणूस तुमची आमची व्यवस्था कशी चालवणार? तो संविधानाचा अभ्यास त्या माणसाला राहील, तो त्या देशातल्या प्रत्येक घटकाला समान न्याय देऊ शकतो. ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. लोकशाहीचे 4 आधारस्तंभ आहे मित्र. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या बऱ्याच गोष्टी इथं वक्त्यांनी सांगितल्या. त्या 3 गोष्टीतली महत्त्वाची एकच गोष्ट मी सांगतो, कारण त्याची सगळ्यात जास्त आपल्या सध्या देशात चर्चा आहे आणि ती सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांना म्हटलं होतं की लोकशाही टिकून ठेवायची असेल आणि लोकशाहीला जर तडा जाऊ द्यायचा नसेल तर आपण कुणाचे भक्त बनता कामा नये. पर हमारे देश में अभी ऐसी पॉलिसी चल रही है कि हमारा मीडिया भी भक्त बना हुआ है. आपल्या देशाची वास्तविकता आहे. आपल्या लोकशाहीचा 4था आधारस्तंभ असणारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड मीडिया भाजप सरकार म्हणत नाही, मोदी सरकार म्हणते. एवढे मोदीचे भक्त आहे, विचार करा. आणि जिथं भक्त आले, जिथं भक्त तयार झाले, तिथं लोकशाही ही नष्ट होत असते. ही महत्त्वाची बाब आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणून आता आम्ही भक्त बनता कामा नये. आम्ही प्रश्न विचारला पाहिजे. प्रत्येकाला जर वाटत असेल की आम्ही भक्त आहोत का, हा प्रश्न आपल्यापुरता मर्यादित नाही ठेवला पाहिजे. सगळ्यांना जाऊन सांगितला पाहिजे की हो रे बाबा, तुला वाटतं की तू भक्त नाही, तर स्वतःला प्रश्न विचार. जर ज्या माणसाला प्रश्न विचारू शकत नसेल आणि ज्या माणसाच्या विरोधात ऐकू शकत नसेल, बोलू शकत नसेल, तर तू त्या माणसाचा भक्त आहे हे निश्चितच खरं आहे. जर आम्ही एखाद्याच्या विरोधात बोलू शकत नसेल तर आम्ही त्यांचे भक्त आहोत. आम्ही विरोधात बोललो पाहिजे, कारण लोकशाहीचं काम आहे आणि लोकशाहीमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक माणसाचं काम आहे आस्क क्वेश्चन टू द पॉवर. व्यवस्थेला प्रश्न विचारणं हेच लोकशाही व्यवस्थेमधल्या प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाचं काम आहे आणि ते कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य आम्ही पार पाडलं पाहिजे. पण या देशात काय होते? व्यवस्थेच्या विरोधात बोलणाऱ्या माणसाला देशद्रोही करार दिला जातो आणि मग खऱ्या अर्थानं या देशात धर्माचं राजकारण केलं जाते. शेवटच्या 2-3 टप्प्यांवरती येतो. आपला फारसा वेळ घेत नाही मित्र हो. या देशामध्ये मी नेहमी सांगत असतो की बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार जर आम्हाला समाजापर्यंत पोचवायचा असेल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली लोकशाही या देशातल्या प्रत्येक माणसाला समजून सांगून बळकट करायची असेल तर फक्त स्वतःच्या समाजापुरतं मर्यादित राहून ती लोकशाही बळकट होणार नाही. ही पहिली बाब लक्षात घ्या. आम्ही समाजात पोचून सांगितलं पाहिजे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं संविधान हे फक्त एससी समाजासाठी लिहिलं नाही, तर या देशातल्या प्रत्येक माणसासाठी ते संविधान आहे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना फक्त एससींना आरक्षण दिलं नाही, तर या देशातल्या ओबीसींना देखील संविधानाच्या कलम 340 मध्ये पहिल्यांदा आरक्षणाचा अधिकार ओबीसी समाजाला दिला. हा विचार जोपर्यंत समाजातल्या ओबीसी समाजापर्यंत आम्ही पोहोचवणार नाही, तोपर्यंत आमच्या ओबीसी समाजाला संविधान समजणार नाही. आणि ओबीसी समाजाला जर संविधान समजलं नाही तर हम कुछ नहीं कर सकते. ही महत्वाची बाब आपण लक्षात घ्या.
पहिले ओबीसी समाजाला जागृत करणं तुमची आमची महत्त्वाची भूमिका असली पाहिजे. आमच्या समाजात काय झालं, बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार एखाद्या समाजाला एवढे समजले की त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकराला डोक्यावर घेतलं आणि एक विशिष्ट लोक असे आहेत ज्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचारच समजले नाही, म्हणून डोक्यावर असणारे विचार आता डोक्यात घालायचे आहे आणि ज्यांना विचारच समजले नाही त्यांच्या डोक्यापर्यंत विचार पोहोचवायचे आहे. हा पहिला प्रयत्न आपला राहिला पाहिजे आणि यासाठी आता तुम्ही आम्ही तडजोड केली पाहिजे आणि म्हणून ह्या महत्त्वाच्या बाबी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे. मी नेहमी एक गोष्ट सांगत असतो, ती ही गोष्ट सांगतो मित्र हो, इथं जे काही तरुण असतील धर्माच्या नावावर जातीच्या नावावर, इथं कदाचित ओबीसी तरुण असतील त्यांनी लक्षात घ्यावं, त्यांचे मित्र ओबीसी असतील त्यांना समजून सांगावं की बाबा रे, या देशात सर्वात मोठा प्रयत्न केला जात आहे आणि भुलवल्या जात आहे, ते म्हणजे धर्माच्या आणि जातीच्या नावावरती राजकारण करून तरुणांची डोके भडकवण्याचं काम या देशात केलं जात आहे. आणि म्हणून मंदिर वही बनाएंगे, मस्जिद वही बनाएंगे असं म्हटलं जाते, परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती कधी चर्चा केली जात नाही आणि या पलीकडे जाऊन लोकशाहीवरती कधी चर्चा केली जात नाही. आता आम्ही आमच्या तरुणांना सांगितलं पाहिजे की बाबा, धर्म मोठा आहे की तुला जो रोजगार मिळत नाही ती रोजगाराची समस्या मोठी आहे. तुझा धर्म तुला पोटाला जगवणार आहे, तुला भाकरी तुझा धर्म मिळवून देणार आहे की तुझ्या हाताला लागणारा रोजगार मिळवून देणार आहे, हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला पाहिजे. याचं उत्तर धर्म कोणीच देणार नाही, मी हे तुम्हाला ठामपणे सांगतो, कारण धर्म कोणाला जगवत नसतो, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. आणि म्हणून ही भूमिका आता आमची असली पाहिजे आणि समाजापर्यंत आम्ही पोहोचलो पाहिजे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामगीतेतल्या मी 3 ओळी तुम्हाला सांगतो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात की म्हणजे पोरग बाप आणि पोरग माय असल तर पोरावरती आईचे संस्कार पडत असते, ही मी म्हणत नाही, तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात की संस्कार दुष्परिणामकारी न पडावे आतील गर्भावरी, म्हणूनही मात्या पित्याने सदाचारी राहावे सद्भावे, न करावे अश्लील भाषण, न बघावे दृश्यहीन, न राहावे व्यसनाधीन, दुर्गुणी अन्न न खावे. पोरग पोटात असताना माय कशी वागते कशी चालते आणि पोरग जन्माला आलं असताना मायबाप त्याच्यावरती कसे संस्कार टाकते, याच्यावरती पोराचं भविष्य ठरत असते. मित्र हो, तुमची आमची नवीन पिढी आता निर्माण आपण करणार आहोत, आपण तरुण करणार आहोत. त्यामुळे आमची येणारी तरुण पिढी ही वाचणारी जर निर्माण करायची असेल तर त्यासाठी आम्ही स्वतः वाचन सुरू केलं पाहिजे, कारण आम्ही वाचू तर आमची येणारी पिढी वाचणारी तयार होईल आणि आमची पिढी जर वाचणारी तयार झाली तर अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन तुम्हा आम्हाला करण्याची गरज पडणार नाही. मित्र, या देशातला प्रत्येक तरुण जन्मल्यानंतर आणि जेव्हा त्याला समजायला लागेल, मी म्हणतो आम्ही पोरग जन्मल्यानंतर त्याला सांगतो की बापू बाबा म्हण, बापू आई म्हण. आमच्या पोराला जेव्हा थोडं थोडं बोलायला लागते ना, त्याला आम्ही प्रत्येक महत्त्वाची बाब ही सांगितली पाहिजे की बापू, तू या देशात जन्माला आला, आता जन्मल्यापासून तर मरेपर्यंत तू संविधानावरती जगणार आहे आणि संविधानानेच तुला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. ही बाब जोपर्यंत आम्ही आमच्या पोरांना सांगणार नाही तोपर्यंत आमच्या पोरांना कळणार नाही. जन्मल्याबरोबर आमचं माय बाप पोट्ट्याला एकच गोष्ट सांगते, तुझी जात हे आहे, तुझा धर्म हे आहे. वाघ येते, कावडा येते, चिमणी येते आणि म्हणून आमचं पोरग भित्र निर्माण होते, व्यवस्थेच्या विरोधात बोलत नाही. आमच्या पोरांना सांगण्यात येते की बापू बाल्या, एक काम कर, BA BSc BCom MCom MSc कर आणि एक चांगली डिग्री घेऊन 20-25 हजाराची नोकरी कर. पण त्याला हे सांगल्या जात नाही की बापू, या देशामध्ये ज्या संविधानानं ज्या दिवशी संविधान लागू झालं त्या संविधान लागू होण्याच्या दिवशीपासून तर आजपर्यंत तुम्ही आम्ही जगत आहोत आणि तुम्ही आम्ही जगत असल्यामुळं मला आणि तुम्हाला जगण्याचा अधिकार दिला. त्या संविधानाला वाचवण्याचं काम तुझ्यावरती येऊन पोचलेलं आहे आणि ते काम तुला समोर न्यायचं आहे. ही बाब आम्ही आमच्या पोरांना का सांगत नाही? ही बाब आता आमच्या पोरांना मित्र आम्ही सांगितलं पाहिजे. धर्माच्या नावावरती आमच्या देशामध्ये फसवलं जातं. मी नेहमी सांगतो, जिनका नाम है कोयल विजयवर्धन, वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है और अभी उसी विषय में मास्टर की पढ़ाई कर रही है. आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की आने वाली जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं. लोकतंत्र के गुण बहुत से हैं. सरकार के अन्य किसी भी रूप में लोग लोकतंत्र में उतनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेते हैं. लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं. वो जनता के सामने भाषण दे सकते हैं, लेख लिख सकते हैं और अपने लेख को न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में प्रकाशित भी करवा सकते हैं. इस तरह वे सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं. लोग अपनी खुद की पार्टियां बना सकते हैं. वे चुनाव के जरिए सरकार भी बदल सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार है. कायदे के सामने अमीर और गरीब सब समान
के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन क्या यह सब हकीकत में होता है? जनता का अज्ञान लोकतंत्र के प्रति सबसे बड़ा खतरा है। यह कठोर जाति व्यवस्था है। हम लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को उनकी योग्यता के बिना किसी विचार के वोट दे देते हैं। अधिकांश राजनीतिक दल एक दूसरे की अस्वस्थ आलोचना में लिप्त हैं। वे एक मजबूत और स्वस्थ सरकार या विपक्ष प्रदान नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जनजीवन में व्याप्त है। द्विदलीय प्रणाली जैसे कि इंग्लैंड और अन्य देशों में है, अभी तक भारत में विकसित नहीं हुई है। देश में अलग अलग हिस्सों में कुछ समय से हिंसक प्रवृत्तियां देखने में आ रही हैं, जैसे कि जावखेड़ा हत्याकांड, खैरलांजी हत्याकांड, कठुआ हत्याकांड। इस प्रकार के और भी केसेस हैं जो हमने देखे हैं। इन हत्याकांडों में अनुसूचित जाति के लोग मारे गए हैं। हमारे कई सारे लोगों पर आघात किया गया है, कीमतें बढ़ गई हैं और भ्रष्टाचार भी फैलता ही जा रहा है। It becomes necessary to safeguard democracy against all these dangers. Democracy has been defined as the government of the people, for the people, by the people. जैसे हमारे साथियों ने इसके पहले ये सारे टॉपिक्स को कवर किया ही है। ऐसी सरकार में लोग खुद शासक होते हैं और शासित भी होते हैं। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र समाज के विकास के साथ साथ व्यक्ति का भी विकास करता है। Laws are good but not implemented. We all know that how the current government is destroying our country. The central government is tempering EVM. This government is all about hype. It hasn't delivered on most of its promises. The agriculture sector has suffered. The unemployment rate has increased. Nowadays, no one can speak against the government. और अगर कोई कोशिश भी करे तो रोहित वेमुला की तरह उसकी भी जान ले ली जाएगी, या फिर उसे आतंकवादी या फिर देशद्रोही का नाम दे दिया जाएगा। और इसके विरुद्ध यह बात रेखांकित करने वाली है कि संसद में शोरगुल और हंगामे काफ़ी होते हैं। संसद देश की जनता की आकांक्षाओं और ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करती हैं, लेकिन यहाँ तो सरासर उल्टा ही है। हमारे चुने गए उम्मीदवार मुद्दों की बात रखने के बजाय लोकसभा और राज्यसभा में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते हैं, और यह दृश्य मीडिया भी किसी टीवी सीरियल की तरह म्यूजिक डालकर फोकस कर करके हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। और जनता भी क्यों ना देखें, क्योंकि हमें तो मसाले में मज़ा आता है। खैर, मैं इस बात पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगी क्योंकि संसद में बैठे हुए प्रतिनिधि मसाला बेचकर अपना मुनाफा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हमें यह बागडोर हम युवाओं को ही अपने हाथ में लेनी होगी। यह सब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस के लिए चर्चा नहीं करते। मेरा बहुत ही मजबूत मत है कि इस प्रकार की चर्चाएं साल में एक बार होने की बजाय महीने में 2 बार अगर की जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम युवा समाज में फैली हुई इस अराजकता का मुंहतोड़ समाधान करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि बड़े बड़े मसलों का हल सिर्फ चर्चाओं से होता है। इतना कहकर मैं मेरे शब्दों को पूर्ण विराम दूंगी। जय भीम। थैंक यू।